नमस्कार, 10 का एजेंडा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोटे अनाज पर बीजेपी की संगोष्ठी आज है। मोटे अनाज को लेकर बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, किसान मोर्चा और लोक भारती द्वारा आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह प्रदेश में हो रहे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इसमें शामिल होंगे। और आपको बता दें कि मोटे अनाजों की उपयोगिता, संवर्धन और प्रसार के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। बीते दिनों मिलेट को लेकर बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी और आज सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम प्रस्तावित है। गौघाट गोमती तट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश में जिस तरह से मोटे अनाज को लेकर के जागरूकता फैलाई जा रही है, मोटे अनाज के प्रसार प्रचार के लिए ये संगोष्ठी का, सेमिनार का आयोजन किया गया है। मोटे अनाजों की उपयोगिता, उसके फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। तमाम इसमें दिग्गज भी शामिल होंगे। न्यूज़ वन इंडिया सबसे पहले इस खबर को आपको पहुंचा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपाई हमारे साथ जुड़ गए। एसके, क्योंकि आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा उपयोगिता को लेकर के, मोटे अनाजों की जो प्रचार प्रसार है उसको लेकर के आज सेमिनार आयोजित की गई है। क्या कुछ जानकारी आपके पास इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में एक अभियान चला रही है जिसमें मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे उसके फायदों के बारे में लोगों को बताया जाए। क्योंकि पहले अगर हम बात करें तो मोटा अनाज बड़े पैमाने पर भारत में यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई, गेहूं और जो पतले अनाज हैं वो लगातार लोगों की पसंद बन गए और वही लगातार लोगों की तरफ से यूज किए जा रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह है कि लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट रही है और साथ ही साथ जो पाचन तंत्र है वो कमजोर हो रहा है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में यह अभियान चला रही है। हालांकि इस अभियान की शुरुआत आज से ही हो रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, साथ ही साथ यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, उसके अलावा यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जैसे कई जो लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा हैं, वो आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिसमें सीधे तौर पर राजधानी लखनऊ में गोमती नगर तट पर स्थित गौ घाट पर एक सहभोज का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं सहभोज के जरिए संदेश देने की कोशिश होगी कि लोग मोटे अनाज का प्रयोग करें और किस तरीके से उसका प्रयोग करके अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। जिस तरीके से जो विभिन्न बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटिक हो या पेट से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, लोगों को हो रही हैं, उसके लिए मोटे अनाज को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर हो और साथ ही साथ जो पाचन तंत्र है वो मजबूत हो, उसको लेकर यह जागरूकता अभियान भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। हालांकि ये पूरे देश भर में होगा। राजधानी लखनऊ में भी गौ घाट पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर सहभोज होगा, स्थानीय लोगों को बुलाया जाएगा। बीजेपी के यूपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पर एक कोशिश होगी कि इसके जरिए एक संदेश दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को इसके फायदों के बारे में बताया जाए और ताकि लोग अपने दिनचर्या में इसको शामिल करें और दूसरे अनाजों के साथ ही देश में पैदा होने वाले मोटे अनाज को भी वरीयता दी जाए। जी बिल्कुल एसके, और ऐसे में आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि बीते दिनों, पिछले दिनों ऐसा देखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़े कार्यक्रम के दौरान मिलेट्स की जागरूकता देते हुए दिखाई दिए थे। मिलेट्स के बारे में उन्होंने प्रसार प्रचार किया था, कहा था कि किस तरह से मोटे अनाजों के सेवन से लोग स्वस्थ रहते हैं और ऐसे में इसी तर्ज पर अब ये कार्यक्रम भी किया जा रहा है। आपसे समझना चाहूंगी इससे किसानों को कितना फायदा होगा?
बिल्कुल सीधे तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो चाहे वो मोटे अनाजों में जो अनाज आते हैं जिसमें जौ, बाजरा और मक्का जैसे जो अनाज शामिल हैं, उनकी उपज धीरे धीरे घट रही है। वजह स्पष्ट है कि ज्यादातर लोग गेहूं या दूसरे अनाज का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर जो उत्पादन है वो इन्हीं अनाजों का हो रहा है। जो अनाज मोटे अनाज हैं, जो देश के परंपरागत और सांस्कृतिक रूप से लंबे समय से प्रयोग होते रहे, और उस दौरान जब ये चीजें देश में प्रयोग होती थी, जो देश के लोगों की इम्यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर थी दूसरे देशों की अपेक्षा। लेकिन जैसे जैसे लोगों की जीवन शैली बदली और विकास के साथ साथ मोटे अनाज कहीं ना कहीं हाशिए पर चले गए। यही एक वजह है कि किसान इन अनाजों को अब लिमिटेड तौर पर पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहीं ना कहीं चीजें बताई हैं, उसके तहत ही उत्तर प्रदेश में भी किसानों को भी इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। खासतौर पर वो जमीनें जहां पर मोटे अनाज बड़े पैमाने पर पैदा हो सकते हैं, वहां पर किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकार ने पिछले अगर हम कृषि वर्षों की बात करें तो पिछले 2 वर्षों से जो मोटा अनाज है वो भी किसानों से खरीदना शुरू कर दिया है। वजह साफ है कि अगर किसान मोटा अनाज पैदा करता है तो वो उस किसान को भी उसका जो एमएसपी है वो दिया जाए, ताकि किसान प्रोत्साहित हो और मोटा अनाज जो कि देश का परंपरागत अनाज रहा है वो लगातार अपनी उत्पादकता देश में बढ़ाए। जिसको लेकर ये जागरूकता अभियान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे देश भर में चलाया जाएगा, जिसमें लखनऊ में भी ये कार्यक्रम हो रहा है। ठीक है, इसके आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज है। सेवानिवृत्त रिटायर्ड अफसरों के साथ आज बैठक करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षाविदों संघ सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक करेंगे, संवाद करते हुए दिखाई देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जो कार्यक्रम है, जिसमें कि रिटायर्ड अफसरों के साथ बैठक करते हुए मंथन करते हुए दिखाई देंगे। तमाम विद्वानों के साथ भी सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। शिक्षाविदों की हम बात कर रहे हैं, शिक्षाविदों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आज वार्ता करते हुए दिखाई देंगे। सेवानिवृत्त जो अफसर है प्रदेश में, रिटायर्ड अफसरों के साथ आज बैठक का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे, बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शिक्षाविदों संघ सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके बाजपेयी हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड अफसरों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। किन मायनों में महत्वपूर्ण माने जा रही है इस बैठक को? क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे इस बैठक के? बिल्कुल, अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के साथ संवाद करते आ रहे हैं। जहां पहले उन्होंने प्रदेश के सभी मंडलों पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन किया, उसके अलावा जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ भी लगातार बैठकों का दौर चलाया, उनकी समस्याएं सुनी, जो वहां उनके क्षेत्र की जरूरतें हैं उनके बारे में सुना। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट भी किया कि अगर किसी के क्षेत्र की कोई विशेष जरूरत है तो उसको तत्काल प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय को दिया जाए। विधायक 3-3 करोड़ का और सांसद 5-5 करोड़ के प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे उन पर काम चले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है कि ऐसे प्रबुद्ध जनों के जरिए अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कैसे सरकार विभिन्न योजनाओं को लेकर पूरी तरीके से जागृत है और लगातार उन योजनाओं पर बेहतर ढंग से क्रियान्वित कराया जा रहा है। हालांकि अगर हम आज की बैठक की बात करें तो इसमें भी जो रिटायर्ड हैं, चाहे वो अधिकारी हो या फिर वो शिक्षाविद रहे हों, सीधे तौर पर ये प्रबुद्ध जन से आते हैं जिनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संवाद है। और संवाद के दौरान कहीं ना कहीं ये चीजें देखने की जरूरत होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम कर रही है, उसके लिए जो रिटायर्ड शिक्षाविद हैं, क्योंकि उनके पास एक लंबा कार्य अनुभव है, उनके पास अपने अनुभव हैं, उन अनुभवों का फायदा उसमें लिया जाए, जो उनके सुझाव हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाए, कैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है, कैसे शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलों की जो व्यवस्था है उसको बेहतर कर रही है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर रही है, सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले उसके लिए काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर बेहतर ढंग से कैसे चीजें आगे बढ़ाई जाएं, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस दिशा में ये संवाद निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है।
इसके क्योंकि सेवानिवृत्त अफसर अपने में ही उनका एक अनुभव होता है, हर एक का जो पक्ष है, हर एक का विषय पर उनकी एक अलग समझ होती है। उनके साथ संवाद करने का सीधा मतलब ये होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था की ओर अग्रसर है। बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो ऐसे प्रबुद्ध जन हैं, सीधे तौर पर जो रिटायर्ड होता है वो 60 प्लस होता है, तो कहीं ना कहीं उनके जो जीवन में जो अनुभव रहे हैं, जो चीजें उन्होंने देखी हैं, उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको वो बेहतर ढंग से समझते हैं और उत्तर प्रदेश की क्या जरूरतें हैं उसके बारे में भी उनके पास लंबा अनुभव होता है। यही एक वजह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब उनके साथ संवाद करेंगे तो इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री की बातचीत उनके साथ होगी और एक कोशिश भी होगी कि इसके जरिए से क्षेत्र की समस्याओं को समझा जाए, किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए उनके अपने अनुभव और सुझाव क्या हैं वो लिए जाएं। उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या चीजें अभी तक की गई हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी जाए, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने के लिए क्या चीजें और अमेंड की जा सकती हैं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज उनके साथ ये चर्चा करने वाले हैं। तो खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में चीजें बेहतर ढंग से क्रियान्वित हों, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा मिले, तो उसके लिए क्या चीजें की जा सकती हैं। इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री का यह संवाद आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर होगा। ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वो अलाया अपार्टमेंट मामले में मंडलायुक्त आज बैठक करेगी। आपको बता दें, अलाया अपार्टमेंट के पीड़ितों के साथ वार्ता करती हुई दिखाई देगी मंडलायुक्त। और आपको बता दें कि जांच समिति परिवार का बयान दर्ज करेगी। थोड़ी ही देर में मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक होनी है। जांच समिति परिवार के साथ आज बैठक करेगी, एक एक का बयान दर्ज किया जाएगा। थोड़ी ही देर में मंडलायुक्त कार्यालय के में ये बैठक होगी। अलाया अपार्टमेंट हादसा बीते दिन हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार की वजह से ताश की पत्तों की तरह अलाया अपार्टमेंट भरभरा कर गिर गया था। जांच समिति परिवार का अब बयान दर्ज करेगी। थोड़ी ही देर में मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक होनी है। इस बैठक में तमाम जो हादसे का शिकार हुए थे उनका बयान आज दर्ज किया जाएगा। क्या कुछ उनका कहना है, जांच समिति परिवार का बयान दर्ज करेगी। बयान में क्या कुछ वो कहते हैं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार का इसमें मामला सामने आया था। यजदान बिल्डर्स पर सवालों के घेरे में यजदान बिल्डर्स था और सपा के जो पूर्व नेता बताए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटकती हुई। पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है। थोड़ी ही देर में अब मंडलायुक्त कार्यालय के सभागार में बैठक होगी। अलाया अपार्टमेंट मामले में मंडलायुक्त आज बैठक करेगी। वही बलरामपुर में कांस्टेबल ने गोली मारकर आत्महत्या की है। आपको बता दें, एसपी आवास पर गोली मारी गई है। गोली मारकर आत्महत्या, ड्यूटी पर तैनात था अफसर और ऐसे में कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है। लखनऊ का रहने वाला कांस्टेबल अभिषेक देर रात गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल की मौत के बाद पुलिस विभाग में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गया। सौरभ, बलरामपुर से ये मामला सामने आया है जहां कांस्टेबल ने खुद को गोली मारी है, आत्महत्या की है। क्या कुछ ये मामला जरा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए। जी, आपको बता दें, मामला बलरामपुर जिले के एसपी आवास का है जहां पर संतरी ड्यूटी तैनात कांस्टेबल अभिषेक यादव जो 2020 बैच के हैं, लखनऊ के निवासी हैं, उन्होंने रात में 2 से 3 बजे की घटना है एसपी आवास पर अपने आप को गोली मार ली है। हम इस मामले में जब उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अभिषेक यादव
एसपी आवास पर तैनात थे, वो संतरी ड्यूटी पर थे और जब 3 बजे संतरी ड्यूटी बदलती है, जब दूसरे कांस्टेबल वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि अभिषेक यादव के सिर पर गोली लगी हुई है और मौके पर उनकी मौत हो गई है। सौरभ, क्या कुछ कारण का पता लग पाया अभी तक? कारण क्या कुछ रहा आत्महत्या के? इस क्यों किया गया, आत्महत्या क्यों की गई? जी, जैसे अधिकारी बता रहे हैं कि उनके परिजनों से जब बात की गई है तो उन्होंने बताया कि 7-8 महीने से माइग्रेन से ग्रस्त थे। उन्होंने बताया कि मामला आत्महत्या का है और एम्बुलेंस से उनके शव को अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम किया जा रहा है। क्योंकि देर रात गोली मारकर आत्महत्या की है, एकाएक ऐसी क्या अप्रिय चीज हो गई? क्या अब जांच में पुलिस को कुछ सामने मिल पाया है? जी, अभी तक तो ऐसी कोई चीज नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे उच्च अधिकारियों ने उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया 7-8 महीने से वो माइग्रेन से ग्रसित थे। एसपी आवास पर ही गोली मारी गई है, तो क्या इसकी सूचना किसने सबसे पहले साझा की? जी, जैसे ये संतरी ड्यूटी पर तैनात थे और जब संतरी ड्यूटी चेंज होती है रात में 3 बजे, तो जो दूसरे कांस्टेबल उस समय ड्यूटी पर गए तो उन्होंने देखा कि अभिषेक यादव के सिर पर गोली लगी हुई है और जो कारतूस का खोखा है वो छत पर फंसा हुआ था। उन्होंने फिर उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद फिर सारे उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचे, उनके परिजनों से बात की और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा जा रहा है। सौरभ, क्या कुछ इस वक्त किसी पर शक की निगाह से भी किसी को देखा जा रहा है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है और जैसे कि उच्च अधिकारियों ने बताया कि माइग्रेन से ग्रसित इन्होंने आत्महत्या की है। इनके परिजन भी अभी लखनऊ से रवाना हुए हैं बलरामपुर के लिए और जब वो बलरामपुर पहुंचेंगे, पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद ही उच्च अधिकारी इस मामले में कुछ बता पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सौरभ। और ये घटना बलरामपुर से, जहां पर कांस्टेबल ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। बेहद संजीदा ये मामला, एसपी आवास पर गोली मारकर आत्महत्या की है। वही वाराणसी से अगली खबर, जहां वजू खाने में गंदगी मामले में सुनवाई आज होनी है। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। विवादित बयानबाजी करने वालों पर केस दर्ज करने की मांग अब कर ली गई है। सिविल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में मुकदमा किया है, मुकदमा दिया, जिसमें कि ये अब बड़ी अपडेट, वजूखाने में गंदगी मामले में आज सुनवाई होगी। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में आज ये महत्वपूर्ण कवायद करी जाएगी। विवादित बयानबाजी को लेकर के और सिविल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में मुकदमा किया है। वजूखाने में गंदगी मामले में सुनवाई आज होगी। एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में यह महत्वपूर्ण सुनवाई आज की जाएगी। विवादित बयानबाजी करने वालों पर केस दर्ज किया गया है। सिविल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में मुकदमा दिया, जिसमें कि अब अपडेट, वजूखाने में गंदगी मामले पर आज सुनवाई होगी। विवादित बयानबाजी करने वालों पर केस दर्ज करने की मांग की गई है। सिविल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में मुकदमा किया है। वजूखाने में गंदगी मामले में आज सुनवाई की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि विवादित बयानबाजी को लेकर के केस दर्ज करने की भी मांग उठी है। सिविल अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने कोर्ट में मुकदमा किया है। वजूखाने में गंदगी मामले में आज सुनवाई होगी और पंचम एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई होगी।
वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको पहुंचा दे। वही कड़ाके की ठंड में सफेद टी शर्ट पहने कन्याकुमारी से कश्मीर चले राहुल गांधी की यात्रा पूरी हो गई है। 4000 किलोमीटर के सफर में राहुल यात्रा कई पड़ावों से होकर गुजरी। आज मीडिया में राहुल छाए हैं, लेकिन अब आगे क्या? इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल 2024 का आम चुनाव है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि राहुल ने अपनी पद यात्रा से कार्यकर्ताओं और समर्थकों और साथ ही साथ वोटरों में जो उत्साह पैदा किया है, क्या उसे मतदान केंद्र तक बनाया रखा जा सकेगा? कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया। गांधी की जयंती के दिन वो बारिश में भीगे थे। अब जबकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियों पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 7 दलों के नुमाइंदों की मौजूदगी में बर्फबारी की बौछारों के बीच जनता के बीच यात्रा में मिले अपने अनुभवों के जरिए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। सफेद रंग लाल कर दो करते हैं, उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। तो मैंने मौका दिया। मैंने कहा मैं 4 दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोलकर प्यार दिया, गले लगे। बीजेपी संघ वाले डरते हैं। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है, डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले। मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। और इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग, इसलिए नहीं क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनको चलने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं। वो क्या जाने शहादत का दर्द। मेरा कहना है जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। राहुल के कश्मीर में आने पर कश्मीर की 2 प्रमुख पार्टियों में जोश हाई है। राहुल में उन्हें उम्मीदों की किरण दिख रही है, लेकिन बीजेपी का सुर राहुल समेत कांग्रेस के लिए तीखा है। कहना नहीं है कि हम जो बाहर से हमारे मेहमान आए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही राहुल जी ने कहा मैं कश्मीर अपने घर आया हूँ। राहुल जी आपका घर है, वो गांधी जी हमें वापस करेंगे और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क का स्टेटमेंट चल रही है। पूरे गांधी जी ने भी कहा था कि मुझे जम्मू कश्मीर की रोशनी की किरण नजर आई और आज पूरे मुल्क को राहुल गांधी बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया है। बाबा इसको बोल रेड शायद अब वक्त आ गया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद खेत में होंगे, अब आप क्या करोगे? लगातार सितंबर से आप चलते आए हो। मैं जानता हूँ थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोटिवाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व
और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। यात्रा जो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थी, मगर मैं कह सकता हूं कि वो अपने राजनीतिक उद्देश्य में, अपने राजनीतिक ध्येय में, अगर आप पूरी यात्रा का क्रम देखेंगे तो नितांत असफल दिखाई पड़ी। जिसे कह सकते हैं कि वो राजनीतिक बियाबान में से अपने को स्थापित करने की जद्दोजहद में अपनी मंजिले मकसूद से पूरी तरीके से महरूम रही। राहुल अपने समापन भाषण में पुराने डायलॉग को वापस लेकर आए। कह रहे हैं, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान से सियासत अब जगमगाएगी। तो हमने जो कहा था, छोटा सा कदम लिया है, बड़ा कदम नहीं है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश की। लेकिन जिस विपक्षी एकता की उम्मीद राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से की जा रही थी, वो यात्रा के समापन समारोह से काफी दूर दिखी। 23 दलों को न्योता कांग्रेस की ओर से दिया गया, लेकिन 7 दलों के नुमाइंदे ही नजर आए। तो ऐसे में क्या ये उम्मीद की जाए, यात्रा के अंत के बाद अब जबकि राहुल गांधी की सियासत आरंभ होगी, उनके पहले सियासी कदम के साथ और भी दल कदम बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं अमरोहा में फूड विभाग टीम की छापेमारी की गई है। फूड विभाग की टीम ने डेयरी पर छापेमारी की है। छापेमारी में 2 क्विंटल नकली देसी घी बरामद की गई है। आपको बता दें कि फूड विभाग की टीम ने नमूने भरकर जांच के लिए भेजे हैं। सस्ते दामों का लालच देकर डेयरी संचालक नकली देसी घी बेच रहे थे। नकली घी बेचकर लोगों की जान के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा था। डेयरी संचालक अमरोहा के 9 गांवा थाना कस्बे के में ये छापेमारी हुई है।